नमस्कार दोस्तों। आज एक ऐसी कहानी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी, जिसने सदियों पहले एक शहर की न्याय व्यवस्था को झकझोर दिया था। क्या आपने कभी सोचा है कि एक जानवर, एक सीधा साधा गधा, न्याय कर सकता है? क्या उसकी निष्पक्षता इंसानी पूर्वाग्रहों से कहीं ज्यादा सच्ची हो सकती है? ठहरिए, अपनी राय बनाने से पहले इस अनोखी कहानी को पूरा सुनिए, क्योंकि इसमें मुल्ला नसरुद्दीन की वो बुद्धिमत्ता छिपी है जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। यह कहानी सिर्फ एक गधे और एक मुल्ला की नहीं है, यह उस न्याय की खोज की है जो कभी कभी इंसानी अदालतों की जटिल गलियों में खो जाती है। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि हम एक ऐसी यात्रा पर निकल रहे हैं जहां हंसी, विचार और एक गहरी सीख आपका इंतजार कर रही है। भाग एक, न्याय का मरता सूरज। प्राचीन काल की बात है। एक शहर था जिसका नाम था अमनपुरा। नाम के अनुरूप ही यह शहर कभी शांति और सद्भाव का प्रतीक था। उसकी गलियां हमेशा लोगों की चहल पहल से गुलजार रहती थीं, उसके बाजारों में भिन्न भिन्न खुशबुएं हवा में तैरती थीं, और उसके लोग अपनी सादगी और मेहनत के लिए जाने जाते थे। अमनपुरा को उसकी न्यायप्रियता के लिए भी दूर दूर तक पहचाना जाता था। यहाँ के काजी और पंच ईमानदारी और निष्पक्षता की मिसाल थे। लेकिन समय के साथ सब कुछ बदल जाता है। जैसे किसी निर्मल नदी में धीरे धीरे गाद जमने लगती है, वैसे ही अमनपुरा के न्याय प्रवाह में भी लालच और सत्ता की धूल घुलने लगी थी। न्याय का सूरज धीरे धीरे डूबने लगा था, और उसकी जगह एक धुंधली, पक्षपाती रोशनी ने ले ली थी। शहर के केंद्र से थोड़ी दूर एक छोटी सी बस्ती थी, जहां हाकिम अली अपनी बेटी फातिमा के साथ रहते थे। हाकिम अली उम्र के ढलान पर खड़े, अनुभवी हाथों वाले एक कारीगर थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। उनके रेशम के काम और मिट्टी के बर्तनों में एक अनूठी आत्मा बोलती थी। उनके पास एक पुश्तैनी जमीन का छोटा सा टुकड़ा था, जो सदियों से उनके परिवार की पहचान था। यह सिर्फ जमीन नहीं थी, यह उनकी जड़ों से जुड़ाव था, उनकी कला का उद्गम था। इस जमीन पर एक प्राचीन, विशाल शहतूत का पेड़ खड़ा था, जिसकी जड़ें इतनी गहरी थीं कि लगता था उसने पृथ्वी के रहस्यों को भी थाम रखा हो। इसी जमीन में एक विशेष प्रकार की चिकनी मिट्टी भी मिलती थी, जिससे हाकिम अली अपने अनोखे बर्तन बनाते थे, और उनके रेशम के कीड़ों के लिए शहतूत की पत्तियां जीवन का आधार थीं। उनकी बेटी फातिमा अपने पिता की कला की वारिस थी। उसकी उंगलियों में रेशम के तारों को बुनने की जादूगरी थी, और उसकी आंखों में अपने पिता की मेहनत और विरासत को सहेजने का संकल्प था। वे दोनों एक सादगी भरा लेकिन संतुष्ट जीवन जी रहे थे, जहां उनकी कला ही उनकी दुनिया थी और उनकी जमीन उनका स्वर्ग। लेकिन अमनपुरा के बदलते रंग में कुछ ऐसी शक्तियां पनप रही थीं, जिनकी आंखों में सिवाय दौलत और सत्ता के कुछ नहीं चमकता था। काजी रुकन, शहर का सबसे धनी और प्रभावशाली व्यापारी, उन्हीं में से एक था। उसकी दौलत का साम्राज्य सिर्फ उसकी चतुराई का नहीं, बल्कि उसके लालच और निर्दयता का भी परिणाम था। उसने अपनी राह में आने वाली हर छोटी बड़ी चीज को कुचलना सीखा था। उसकी महत्वाकांक्षाएं असीमित थीं, और उसकी आंखें अब हाकिम अली की उस छोटी सी पुश्तैनी जमीन पर गड़ गई थीं। वह जानता था कि उस जमीन की मिट्टी और शहतूत का पेड़ हाकिम अली के काम के लिए कितना महत्वपूर्ण था, और शायद यही बात उसे और ज्यादा आकर्षित कर रही थी, किसी और के जीवन के आधार को छीनकर अपनी शान में इजाफा करना। काजी रुकन ने पहले हाकिम अली को जमीन बेचने के लिए कई प्रलोभन दिए। जब हाकिम अली ने अपनी विरासत बेचने से साफ इनकार कर दिया, तो रुकन ने कानूनी दांवपेंच खेलने शुरू किए। झूठे गवाह, मनगढ़ंत दस्तावेज और अपने पैसे के बल पर उसने शहर के काजियों और पंचों को अपने पक्ष में झुका लिया। अदालती कार्यवाही एक मजाक बन गई थी। हर बार हाकिम अली अपनी बेगुनाही और अपने पुश्तैनी हक के साथ पहुंचते, और हर बार उन्हें अपमानित होकर लौटना पड़ता। काजी और पंच, जिनके कंधों पर न्याय का भार था, अब धन की पोटलियों के बोझ तले दबे हुए थे। उनकी बैठकें सिर्फ कागजों की खानापूर्ति बन गई थीं, और उनके फैसले पहले से ही बिक चुके होते थे। हाकिम अली की लाचारगी बढ़ती जा रही थी। उनकी आंखों की चमक धीमी पड़ रही थी, और उनके हाथों की कारीगरी में भी एक उदासी घुलने लगी थी। फातिमा अपने पिता की इस पीड़ा को देखकर तड़प उठती थी। वह हर मुमकिन दरवाजे पर गई, हर व्यक्ति से गुहार लगाए, लेकिन हर जगह उसे सिर्फ निराशा हाथ लगी।
शहर की न्याय व्यवस्था उनके लिए एक बंद दरवाजा बन चुकी थी। वे दोनों थक चुके थे, टूट चुके थे, और उनकी उम्मीदें दम तोड़ती जा रही थीं। शहर के इस बदलते माहौल और अन्याय के इस नाटक को एक व्यक्ति बड़ी सूक्ष्मता से देख रहा था, मुल्ला नसरुद्दीन। मुल्ला अपनी सादगी, बुद्धिमत्ता और कभी-कभी अपनी अजीबोगरीब हरकतों के लिए जाने जाते थे। वह हमेशा सीधे सादे लोगों के बीच रहते, उनकी बातें सुनते और समाज की विडंबनाओं पर अपनी पैनी नजर रखते थे। उन्होंने हाकिम अली और फातिमा के संघर्ष को करीब से देखा था। उनके दिल में इस परिवार के लिए गहरा दुख और चिंता थी। वह इस बात से व्यथित थे कि न्याय, जो कभी अमनपुरा की पहचान था, अब पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुका था। उन्हें यह बात कचोट रही थी कि कैसे धन और सत्ता ने सत्य को इतना बौना बना दिया था। मुल्ला ने पहले कई बार पारंपरिक तरीकों से मदद करने की कोशिश की थी। उन्होंने कुछ प्रभावशाली लोगों से बात की, कुछ काजियों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन सभी भाग एक मुल्ला नसरुद्दीन हंसी और बुद्धि का बादशाह कर दिया गया। उनकी बातों भारत और मध्य एशिया की लोक कथाओं में जब जब हंसी और बुद्धि की मिसाल दी जाती है, तब तब एक नाम सामने आता है, बल्कि मुल्ला नसरुद्दीन चमक बोलती है। उनका व्यक्तित्व ऐसा था कि लोग उन्हें मस्करा भी कहते थे। क्या इस मामले में कोई हल नहीं था? वह एक साधारण इंसान थे, लेकिन उनकी बातें इतनी गहरी होती थीं कि उनमें जीवन का दर्शन छिपा रहता था कि उसे हिलाया नसरुद्दीन कभी अपने गधे के साथ नजर आते, उनके अंदर तो कभी बाजार में लोगों को उलझाते, ऐसा कभी शासक के दरबार में सबको अमनपुरा के न्याय के इतिहास में एक नया अध्याय लिखने वाला। पर उनकी हर बात के पीछे एक सच्चाई होती, एक अनोखा इंसान को सोचने पर मजबूर कर देती। अमनपुरा की उस रात जब कहानी एक आधी नसरुद्दीन और गधा, हाकिम अली और एक बार नसरुद्दीन का गधा खो गया, बुझी हुई उम्मीदों के साथ पूरे गांव में चिल्लाते चिल्लाते काजी रुकन ने अंतिम अदालती आदेश अल्लाह का शुक्र है, जिसके अनुसार मेरा गधा खो गया, अपनी पुश्तैनी जमीन छोड़। लोग हैरान हुए। हाकिम अली की आंखों से आंसू नहीं, बल्कि गधा खो गया और तुम शुक्र मना रहे हो, बह रहा था। नसरुद्दीन मुस्कुराए, उन्हें सहारा दिया, लेकिन सोचो अगर मैं उस गधे पर बैठा होता और गधा खो जाता तो मैं भी खो जाता। उन्हें लगा कि सब कुछ खत्म, अब सिर्फ गधा खोया है, दुनिया में तो बच गया, उनके साथ नहीं है। गांव वाले ठहाका मारकर हंस पड़े। मुल्ला नसरुद्दीन अपनी छोटी, लेकिन भीतर ही भीतर हर कोई सोचने लगा कि यह सच है। आंखों में नींद, मुसीबत में हमेशा बुरे से बुरा भी हो सकता था। हाकिम अली और फातिमा की जो बचा है उसके लिए आभारी रहना चाहिए। चुभ रही थी। कहानी दो जानते थे नसरुद्दीन का तराजू तरीकों से इस अन्याय से लड़ा। नसरुद्दीन सब्जी बेचने बाजार गए, जब व्यवस्था ही आंखों पर, उनके पास पुराना तराजू था, तो उसे जगाने के लिए कुछ असाधारण करना होता है। एक ग्राहक बोला, कुछ ऐसा मुल्ला उसकी नींद हराम कर दे, तुम्हारा तराजू ठीक नहीं है। दे नसरुद्दीन ने रात भर विचार किया, अरे भाई, यह तराजू मेरे और अल्लाह के बीच है। एक ऐसी योजना, अगर मैंने कम तौला तो अल्लाह देख रहा है, और अगर ज्यादा तौला था तो तुम्हें फायदा है, जिसका नाम था होशियार। अब बताओ नुकसान किसका है? होशियार अपने नाम के हंसने लगे। किसी भी मायने में असाधारण ग्राहक चुप हो गया नहीं था, बल्कि कहानी सीधा सादा नसरुद्दीन और दरबार का मेहनती जानवर था। एक बार बादशाह ने नसरुद्दीन से पूछा, निर्मलता थी उसके दुनिया में सबसे बड़ी सच्चाई क्या है, जिसे मुल्ला अक्सर नसरुद्दीन ने जवाब दिया थे और कम ही पाते थे। जहां मुफ्त खाना मिले, मुल्ला की सबसे बड़ी सच्चाई एक जानवर नहीं था। दरबार हंसी से गूंज उठा, निश्चलता और सहज ज्ञान। बादशाह बोले, था यह मजाक नहीं, ऐसे गंभीर सवाल था। भावना देख रहे थे। नसरुद्दीन बोले, विकारों से मुक्त हो। हुजूर, अगली सुबह इंसान भूखा हो के बाजार में एक अजीब किसी भी सच्चाई को नहीं मानता। मुल्ला नसरुद्दीन पहले पेट भरना जरूरी है के साथ, फिर सब कुछ समझ आता है और बढ़ते हुए नजर आए। बादशाह नतमस्तक हो गया। मुल्ला ने होशियार को फूलों कहानी चाह पहना। नसरुद्दीन की समझदारी, उसके माथे पर एक छोटा सा तिलक। एक बार गांव में चोरी हो गई। इस अनोखे लोग नसरुद्दीन के पास आए और बोले, कुछ मुल्ला से कुछ फुसफुसाए, बताओ चोर कौन है? नजरें उन पर थीं। नसरुद्दीन बोले, काजी रुकन और अन्य सारे गांव वाले मस्जिद में इकट्ठा हुए थे। मैं ऐसी दुआ पढ़ूंगा कि चोर की दाढ़ी हिलने लगेगी। उन्हें लगा कि मुल्ला मजाक, सभी इकट्ठा हो गए, या शायद उनका दिमाग फिर गया। नसरुद्दीन ने दुआ पढ़ी और फिर बोले, मुल्ला बिना किसी की परवाह अब सब दाढ़ी पकड़ लो। सीधे अदालत के बीचों बीच गए। चोर की दाढ़ी जरूर कांप रही होगी। काजी की कुर्सी होती थी। सभी ने दाढ़ी पकड़ी। उन्होंने बड़े शांत भाव से, तभी एक आदमी घबरा गया और बोला, और फिर अपनी गंभीर आवाज में घोषणा की, जो मैं तो दाढ़ी वाला व्यक्ति के कानों में गूंज उठी। नसरुद्दीन हंस पड़े और बोल, इस हाकिम अली बनाम काजी रुकन के मामले का फैसला, क्योंकि उसे डर था कि कहीं दाढ़ी पकड़ने को न कह दिया जाए। अदालत में सन्नाटा छा गया। गांव वाले तालियां बजाने लगे। धीरे धीरे लोगों की भाग एक का सार।
मुल्ला नसरुद्दीन की कहानियां सिर्फ हंसाने के लिए नहीं थी। कुछ लोग जोर से हर कहानी में एक गहरी सीख छिपी रहती। काजी रुकन तो गुस्से से लाल हो गया। उनकी बातें सुनकर इंसान सोचता भी था और मुस्कुराता भी। क्या तुमने अपना मुल्ला नसरुद्दीन की कहानियां भाग दो। एक जानवर भाग एक में आपने देखा कि मुल्ला नसरुद्दीन की हर हरकत, चाहे वह गधे का काजी भी घबरा गया, तराजू का मजाक हो या फिर उनके अधिकार का अनोखा तरीका था, हर जगह उनकी बुद्धि और हाजिर जवाबी चमकती है। लेकिन मुल्ला अपनी जगह भाग दो में हम उनकी और भी मजेदार और दार्शनिक कहानियां सुनते ही और अपने तर्कों से नसरुद्दीन और ख्वाब में मिला खजाना। एक बार नसरुद्दीन को सपना आया कि अगर वह पुल के नीचे जाकर खुदाई करे तो उसे खजाना केवल इंसानों के लिए बना है। सुबह उठकर वे फावड़ा लेकर पुल पर पहुंचे और खुदाई करने लगे। लेकिन मैं पूछता हूँ, तभी पहरेदार आया और बोला, भ्रष्ट कर दे। जब अरे पागल आदमी सत्ता के आगे झुक जाए, यहाँ क्या कर रहे हो? न्याय से कोई फायदा है? नसरुद्दीन बोले। उनकी नजरें अदालत में आया था कि यहाँ खजाना है। होशियार पहरेदार हंसा और अपने गधे की ओर इशारा करते हुए, तुम भी अजीब हो, न तो धन से प्रभावित हो। अगर सपनों की बात मानी जाए तो कल रात मुझे भी सपना आया था कि तुम्हारे घर में खजाना है। उसकी आंखें दिखावे पर नहीं चौंक गए, दौड़कर घर पहुंचे और सचमुच अपने ही आंगन में खुदाई करने लगे। वह थोड़ी देर में मिट्टी के नीचे से सोने के सिक्कों से भरा एक घड़ा मिला है। मुल्ला हंसकर बोले, कानून नहीं समझता, देखो वह सादगी को पहचानता है। खजाना हमेशा हमारे अपने घर में होता है, इस जटिल दुनिया में बाहर तलाशने की आदत होती है। सबसे सच्चा न्याय होता है। कहानी 6, नसरुद्दीन और अदालत का न्यायाधीश है। मुल्ला ने जारी गांव के दो लोग अदालत के पास लालच नहीं है, दोनों आपस में झगड़ रहे थे, नहीं कोई छिपी हुई मंशा है। काजी ने नसरुद्दीन को बुलाया और कहा, अपनी सहज प्रवृत्ति से चलेगा। मुल्ला, और तुम बुद्धिमान हो, यह सहज प्रवृत्ति इंसानी तर्क से ज्यादा। पहला आदमी बोला, मेरा पड़ोसी मेरा गधा चुरा ले गया। हंस रहे थे, लेकिन दूसरा आदमी बोला, एक विचारशील चुप्पी छा गई, गधा मेरा ही है, मैंने खरीदा की बात में एक कड़वी सच्चाई। नसरुद्दीन ने दोनों को देखा और सब जानते थे कि अमनपुरा का न्यायतंत्र गधे से पूछते हैं हो चुका था। सब हंस पड़े। लोगों के मन में एक अजीब गधा कैसे बोल सकता है? नसरुद्दीन मुल्ला का यह पागलपन सच में न्याय गधा भले न बोले तो शायद उसका दिल पहचानता है। गधे को दोनों के बीच खड़ा करो। क्या ये मुल्ला सही कर रहा था? गधा तुरंत पहले आदमी के पास दौड़ा और जानवर कपड़ा चाटने लगा। नसरुद्दीन बोले, इंसानी जटिलताओं से अब बताओ किसका है गधा? अपनी राय कमेंट्स में जानवर भी अपने असली मालिक को पहचान लेता है। मुझे इंतजार रहेगा। काजी ने वही फैसला अगर सुना आपको दिया। कहानी पसंद आ रही है, कहानी तो लाइक करना नसरुद्दीन का उल्टा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। एक बार कोई आदमी बोला, अनोखी कहानी का हिस्सा बन सकता। मुल्ला, तुम हमेशा उल्टी सीधी बातें क्यों करते हो? न्याय की एक नई परिभाषा। नसरुद्दीन मुस्कुराए और बोले, उन्होंने अगर सब सीधी बात करेंगे तो लोग ऊब जाएंगे और औपचारिकताओं को एक तरफ कोई तो होना चाहिए जो उल्टी बात करे ताकि लोग हंस भी सकें और कोई भारी भरकम मेज नहीं। कोई जटिल आदमी ने फिर पूछा, तो क्या हर बात में अदालत के बगल में ही एक खुला स्थान चुना? नसरुद्दीन ने जवाब दिया, बेरोक-टोक आ जा सके नहीं, लेकिन अगर लोग सिर्फ सीधा सोचेंगे तो सच्चाई का दूसरा पहलू कभी दिखेगा ही नहीं, बल्कि खुले मन की जरूरत होती है। लोग सिर हिलाने लगे। यह बात काजी रुकन और हाकिम अली दोनों कहानी आया। नसरुद्दीन और पड़ोसी का उठाने के लिए कहा। एक बार पड़ोसी नसरुद्दीन के पास आया और बोला, बल्कि वस्तुएं बोलेंगी। मुल्ला ने, मुझे तुम्हारा बर्तन चाहिए, आप दोनों मैं उसमें खाना पकाऊंगा और शाम तक लौटा दूंगा। उन चीजों से प्रस्तुत करेंगे जो नसरुद्दीन ने हंसते हुए बर्तन दे दिया से सीधे जुड़ी हैं। शाम को पड़ोसी लौटा तो बर्तन के साथ एक छोटा बर्तन भी लाया। शब्दों का शोर नहीं सुनता। नसरुद्दीन ने पूछा, का सार महसूस करता है, यह छोटा बर्तन कहाँ से आया? पहले काजी रुकन की बारी आई। पड़ोसी बोला, वह अपनी है तुम्हारे बर्तन में बच्चा जन्म देने के लिए जाना जाता था। नसरुद्दीन हंस पड़े और बर्तन रख सेवकों को आदेश दिया और कुछ दिनों बाद वही पड़ोसी फिर बर्तन मांगने आया। नसरुद्दीन ने दे लपेटे हुए उसकी जमीन के इस बार बर्तन लौटाया ही नहीं, जिन पर शाही नसरुद्दीन पूछने पहुंचे। उसके मेरा बर्तन कहाँ है? सोने के सिक्कों से भरे छोटे पड़ोसी बोला और कीमती पत्थरों से जड़ी। अरे मुल्ला, तुम्हारा बर्तन मर गया कि उसकी संपत्ति और नसरुद्दीन जोर से हंसे और बोले, उसने बर्तन बच्चा दे सकता है और तो मर भी सकता है। मिठाइयां भी रखी। अब शिकायत क्यों करते हो? आलीशान जीवन शैली का गांव वाले हंसते हंसते लोटपोट हो गए। उसका संदेश स्पष्ट था। कहानी शक्तिशाली नसरुद्दीन और दरबार का मजा, उसकी संपत्ति ही उसकी जीत। एक दिन बादशाह ने पूछा, काजी रुकन ने एक गर्व तुम इतने बड़े ज्ञानी होकर भी फटेहाल कपड़े क्यों पहनते हो? मानो कह रहा हो कि नसरुद्दीन ने तुरंत जवाब दिया, फिर हुजूर, अली कपड़े आदमी को बड़ा नहीं बनाते। वह थके हुए थे। अगर कपड़ों से इंसान को में एक नई उम्मीद तो दर्जी सबसे बड़ा आदमी होता। जो मुल्ला के इस अनोखे पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा।
फातिमा ने कहानी 10 नसरुद्दीन और सच का आईना। वे दोनों अपने साथ बहुत एक बार लोग नसरुद्दीन को परेशान करने लगे और बोले, वह उनकी आत्मा का टुकड़ा था। तुम हमेशा दूसरों की गलतियां बताते हो। अपनी पुश्तैनी जमीन से कभी अपनी गलती देखी है? जो उनके नसरुद्दीन बाजार से एक बड़ा शीशा ले आए और गांव के बीच में रख दिया। उस शहतूत के प्राचीन पेड़ फिर बोले, पत्ती भी लाए जो उनकी जमीन पर सदियों से खड़ा था। अब देखो पत्ती जिसमें उनके हर कोई अपना चेहरा इसमें देख सकता है। आधार छिपा था। अगर गलती ढूंढनी है तो खुद से शुरू करो। एक सादी लेकिन बेहद खूबसूरत गांव वाले समझ गए कि मुल्ला ने बिना झगड़े सबको आईना दिखा दिया। धैर्य की बारीक बुनाई थी। भाग 2 का सार। यह चादर उनकी भाग 2 की कहानियों में नसरुद्दीन की वही पुरानी चतुराई और व्यंग्य है। उनके पास चाहे खजाना पाने का सपना हो, गधे से न्याय करवाना हो या पड़ोसी को तर्क से हराना, हर जगह उनकी हंसी और बुद्धि दोनों का संगम मुल्ला ने दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत की मुल्ला नसरुद्दीन की कहानियां भाग 3। फिर मुल्ला नसरुद्दीन केवल हंसाने वाले किस्सों के पात्र नहीं रास्तों की व्यवस्था, बल्कि वे समाज के आईने थे। हर रास्ता मिट्टी के उनकी हाजिर जवाबी और तर्क और व्यंग्य आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर कर द्वारा लाए गए सभी समृद्धि। इस भाग में हम उनकी और भी दिलचस्प कहानियों का आनंद लेंगे। फल, मिठाइयाँ, नसरुद्दीन और ज्ञान का रहस्य। दूसरे टीले पर हाकिम अली की एक दिन गांव के लोग नसरुद्दीन के पास आए और बोले, फातिमा द्वारा बनाई गई रेशम की चादर रखी गई। हमें बताओ कि ज्ञान का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? समान रूप से ताजी। नसरुद्दीन बोले, ढेर भी रख दिए। क्या तुम सच में जानना चाहते हो? एक निष्पक्ष विकल्प लोग बोले। यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण था कि भोजन के चयन में कोई बाहरी लालच न हो। तो सुनो, ज्ञान वही है जो हम रोज भूल जाते हैं और मूर्खता वही है जिसे हम रोज याद रास्तों के बीच में खड़ा किया। लोगों को यह पहेली सा जवाब समझ न आया और वे सोच में पड़ गए। बाद में हर किसी ने महसूस किया कि सचमुच हम अच्छी बातें भूल जाते हैं और बुरी आदतें याद रखते हैं। समृद्धि की ओर ही आकर्षित। कहानी 12 नसरुद्दीन और गधे का नाम। फातिमा की आंखों में प्रार्थना। नसरुद्दीन अपने गधे को बहुत प्यार करते थे। होशियार कुछ देर दिन गांव का एक बच्चा बोला, उसकी बड़ी शांत आंखें आपके गधे का नाम क्या है? का अवलोकन कर रही थी। नसरुद्दीन ने कहा, उसने अपने कानों गधे का नाम रखना सबसे मुश्किल काम है। बिना किसी हिचकिचाहट बच्चा बोला, वह हाकिम अली के टीले की ओर बढ़ा। नसरुद्दीन बोले, काजी रुकन के चमकदार, क्योंकि अगर मैं उसे किसी इंसान का नाम दे दूं तो इंसान नाराज हो जाएगा। सीधा हाकिम अली के टीले के पास अगर मैं बिना मतलब का नाम रखूं, उसने पहले गधा नाराज हो जाएगा। फिर शहतूत की पत्ती को गांव वाले हंसने लगे। मानो कहानी 13 नसरुद्दीन और किताबों का कर रहा हो। एक बार नसरुद्दीन बाजार से बगा में लेकर लौट रहे घास खाना शुरू कर दिया। किताबें इतनी भारी थीं कि उनका गधा थक गया। वह बिल्कुल बोले था जैसे उसे पता था कि उसने अपना फैसला सुना दिया। तुम गधे पर किताबें क्यों लादे हो? अदालत में पहले एक गहरा गधा तो पढ़ नहीं सकता। फिर धीरे धीरे लोगों के बीच नसरुद्दीन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मुल्ला नसरुद्दीन, क्या किताबें पढ़ने से ही ज्ञान आता है? आवाज में एक दृढ़ता और अगर ऐसा होता तो मेरा गधा सबसे बड़ा विद्वान व्याख्या की। कहानी 14 मुल्ला ने भीड़ का उल्टा इशारा करते हुए कहा, एक बार किसी ने पूछा, उसने उस मिट्टी को हमेशा सवाल का सीधा जवाब क्यों नहीं देते? पेड़ की पत्ती को चुना। नसरुद्दीन बोले, जीवित है और जीवन देता है। क्योंकि सीधा जवाब सबको समझ आ जाता है। सादगी को चुना जिसमें उल्टा जवाब देने से लोग सोचते हैं और सोचने से दिमाग खुलता है। उसने उस प्रकृति को चुना जिससे हम चुप हो गए हैं और जिससे हम पोषण। कहानी 15 नसरुद्दीन और बादशाह का गधे का चुनाव नहीं है। बादशाह ने एक बार नसरुद्दीन को भोज पर बुलाया। का न्याय है जो मनुष्य सब लोग शानदार कपड़े पहनकर आए थे, लेकिन नसरुद्दीन अपने पुराने कपड़ों में पहुंचे जो सिर्फ शब्दों का कोई उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। उसने उन सोने के सिक्कों को नसरुद्दीन चुपचाप घर लौटे इंसान को और शानदार रेशमी कपड़े पहनकर वापस आए। उसने उन चमकदार फलों को नहीं। अब सब लोग उनका स्वागत करने लगे में सुंदर हो, पर नसरुद्दीन ने थाली उठाई और उसमें खाना भरकर अपने कपड़ों पर डाल दिया और बोले, खाओ। होशियार ने उस सत्य को पहचान लिया, तुम ही को तो बुलाया गया है। इंसानी मैं तो पहले आया था तब किसी ने देखा भी नहीं। देखा करते रहे। बादशाह हंस पड़े और समझ गए कि मुल्ला ने सिखाया जिसे आप मिटाने समान इंसान को मिलना चाहिए, कपड़ों को नहीं। यह जमीन हाकिम अली की है। कहानी 16 क्योंकि उनकी मेहनत और उनकी आत्मा इस मिट्टी में बसी है। गांव में कुछ लोग हमेशा नसरुद्दीन से कहते, वह मिट्टी और वह शहतूत, तुम इतना काम क्यों करते हो? वह दौलत जिसे थोड़ा आराम किया करते हैं। नसरुद्दीन बोले की आवाज में एक ऐसी, अगर मैं आलसी हो जाऊं तो गांव मुझे मूर्ख कहेगा और अगर मैं काम करूं तो लोग मुझे समझदार कहेंगे। मिलकर एक अकाट्य सत्य के रूप में मैं अपनी बदनामी क्यों करूं? वह सिर्फ एक गधे का चारा चुनना नहीं, नसरुद्दीन और बाजार गहरे दर्शन का प्रमाण था कि एक बार नसरुद्दीन बाजार में घूम रहे आता है और कभी उन्होंने देखा कि सब्जी बेचने वाला सब्जी में पानी छिड़क कर उसका वजन बढ़ा रहा है। भाग 4 नसरुद्दीन बोले,
भाई होशियार पानी बेच रहे हो या और मुल्ला की व्याख्या ने अदालत में विक्रेता एक बोला। अजीब सा माहौल बना दिया था। पानी तो मुफ्त है। काजी रुकन पहले तो नसरुद्दीन अवाक बोले, रह गया, फिर उसका चेहरा सब्जी अपमान मुफ्त दे दो क्रोध और से पानी तमतमा का उठा। पैसा ले लो। यह लोग बकवास है। ठहाका मारकर हंस पड़े। यह एक मूर्ख जानवर का कहानी बेवकूफी 18 भरा कृत्य है। नसरुद्दीन और इसे सच न्याय बोलने कैसे की कहा परीक्षा। जा सकता है? उसने एक गर्जना बार की। गांव वालों ने कहा, वह मुल्ला को धमकियां मुल्ला, देने लगा। हम चाहते मैं हैं तुम्हें कि इस तुम अपमान हमेशा का सच सबक बोलो। सिखाऊंगा। क्या तुम यह वादा कर अदालत सकते का हो? मजाक उड़ाना तुम्हें बहुत नसरुद्दीन महंगा बोले, पड़ेगा। हाँ, लेकिन लेकिन बार सच उसकी कभी कभी धमकियां कड़वा बेअसर होता थीं। है। वहां बोले, मौजूद लोग जो इतने समय कोई से बात अन्याय नहीं, को सहते हम रहे सच थे, ही सुनेंगे। मुल्ला की बातों और होशियार के नसरुद्दीन चुनाव से चिल्लाए, पूरी तरह प्रभावित हो ठीक चुके है। थे। तो वे सुनो, काजी रुकन इस की गांव ओर में देखने झूठ लगे। बोलने वाले ही उनकी सबसे आंखों में ज्यादा अब हैं। डर नहीं, बल्कि घृणा पूरा और गांव उपहास चुप था। हो गया। भीड़ में कहानी से आवाजें 19 उठने लगी। नसरुद्दीन और होशियार खोया का हुआ फैसला सही अंगूठी। है। एक हाकिम बार अली की नसरुद्दीन ज़मीन घर के हाकिम बाहर अली को मिट्टी मिलनी में कुछ चाहिए। ढूंढ रहे थे। काजी रुकन ने देखा कि उसकी लोग सत्ता की पूछने पकड़ लगे, ढीली पड़ रही थी। मुल्ला, और वह पहली बार लोगों क्या की खो गया? सामूहिक आवाज के सामने लाचार नसरुद्दीन महसूस बोले, कर रहा था। मेरी उसके अंगूठी। चेहरे पर एक ऐसी हार की लोग लकीरें बोले, खींची थीं जो कहाँ उसे कभी खोई? नहीं मिली थी। नसरुद्दीन बोले, हाकिम अली और फातिमा की घर के आंखों से अंदर। खुशी के आंसू बह रहे लोग थे। हैरान हुए। वे दोनों मुल्ला यहाँ के चरणों बाहर में क्यों गिर ढूंढ गए। रहे हो? कृतज्ञता से उनके शब्द नहीं नसरुद्दीन निकल हंसकर रहे थे। बोले, उनकी क्योंकि उम्मीदें यहाँ फिर से रोशनी जी है। उठी थीं और एक गधे सब ने लोग उन्हें हंस वह पड़े, न्याय दिलाया था, लेकिन सोचने जो लगे कि वर्षों से सचमुच इंसानी इंसान अदालतों अक्सर से समस्या नदारद वहीं था। ढूंढता है जहाँ रोशनी यह होती घटना है, पूरे असली अमनपुरा जगह में आग नहीं। की तरह फैल गई। कहानी 20 होशियार का नसरुद्दीन और न्याय समय का एक महत्व। किंवदंती बन गया। एक बार किसी लोग ने चौराहों नसरुद्दीन पर, से पूछा, बाजारों में और अपने घरों मुल्ला, में इसी घटना दुनिया की की चर्चा सबसे करते कीमती थे। चीज क्या है? मुल्ला नसरुद्दीन की नसरुद्दीन बुद्धिमत्ता बोले, और उनके अप्रत्याशित समय। न्याय की यह कहानी दूर दूर वह तक फैल आदमी गई। बोला, और मुल्ला का नाम एक क्यों? ऐसे व्यक्ति के रूप में स्थापित हो नसरुद्दीन गया बोले, जो न केवल बुद्धिमान क्योंकि था, जो एक बल्कि बार चला जाए, असाधारण तरीकों वह से वापस सत्य नहीं को आता। उजागर करने की क्षमता रखता था। पैसा, दोस्त, मुल्ला चीजें सब नसरुद्दीन लौट ने सकती इस हैं, अवसर का पर उपयोग समय लोगों कभी को नहीं। एक गहरा संदेश देने के लिए भाग किया। 3 का सार। उन्होंने कहा, इस भाग यह में कहानी नसरुद्दीन हमें की सिखाती कहानियां है और कि गहरी न्याय हो का जाती मतलब हैं। सिर्फ कानूनों की मोटी वह किताबें सिर्फ नहीं हंसी है। नहीं बांटते, नहीं, वह सिर्फ बल्कि काजियों जीवन की का कुर्सियों दर्शन पर भी बैठकर सिखाते दिए हैं। गए आदेश चाहे हैं। वह समय की कीमत हो, सच्चा कपड़ों न्याय की दिल की अहमियत हो, सच्चाई में या सच बोलने ईमानदारी की में हिम्मत। और प्रकृति का सम्मान करने मुल्ला में निहित नसरुद्दीन है। की कहानियां उन्होंने भाग आगे कहा, 4। जब इंसान की समझ अब तक धुंधली हो आपने जाए, देखा कि जब मुल्ला उसका मन नसरुद्दीन की लालच और कहानियां सिर्फ पूर्वाग्रह हंसी से ही भर नहीं, जाए, बल्कि तो सोचने कभी-कभी की सबसे गहराई सरल भी देती प्राणी, हैं। सबसे शुद्ध आत्माएं वे हमें कभी सही बाजार रास्ता में दिखा मजाक सकती करते हैं। हैं, कभी दरबार में इस सच्चाई घटना का सुनाते हैं, अमनपुरा की तो कभी न्यायपालिका गांव पर के लोगों गहरा को प्रभाव आईना पड़ा। दिखाते हैं। काजी और इस पंचों भाग को में अपनी उनकी छवि और भी सुधारनी चुटीली पड़ी। और दार्शनिक कहानियां पढ़ते उन्हें हैं। लोगों के गुस्से और उपहास का कहानी सामना करना 21 पड़ा, नसरुद्दीन और इस डर दरबार से का कि घोड़ा। कहीं कोई और होशियार बादशाह उनकी ने पोल एक न बार खोल दे। नसरुद्दीन से कहा, उन्होंने अधिक निष्पक्ष और अगर तुम ईमानदार सच होने में का बुद्धिमान प्रयास हो, करना शुरू तो किया। यह साबित करो कि तुम मेरे घोड़े अदालतों को में भी पहचान अब सकते मामलों हो। को देखने का नजरिया बदला। नसरुद्दीन बोले, सिर्फ कागजात मुझे और मौका गवाहियों पर दीजिए। ही नहीं, बल्कि मामले बादशाह की ने मूल अस्तबल सच्चाई में और 100 नैतिक घोड़े खड़े कर सिद्धांतों दिए पर भी और ध्यान कहा, दिया जाने लगा। बताओ, उस दिन के इनमें से बाद मेरा घोड़ा कौन अमनपुरा सा में है? न्याय की अवधारणा बदल गई। नसरुद्दीन घोड़ों के पास गए लोग और हर अब घोड़े की होशियार पूंछ के न्याय पकड़कर का देखने उदाहरण लगे। देते थे। जब भी किसी आखिरकार जटिल उन्होंने मामले में एक घोड़े सच्चाई की को पूंछ ढूंढने की पकड़ी बात और आती बोले, थी। यही है दोस्तों, बादशाह का यह घोड़ा। कहानी हमें क्या सिखाती है? सब हैरान हो गए। क्या आप मानते हैं तुमने कि हर कैसे समस्या का पहचाना? समाधान हमेशा जटिल नहीं नसरुद्दीन होता? बोले, कभी कभी सबसे सरल क्योंकि उपाय यह ही वही सबसे घोड़ा गहरा है होता है। जिसकी पूंछ सबसे ज्यादा अपनी लोगों ने जिंदगी में खींची आपने होगी, ऐसे कौन क्योंकि से यह अनुभव आपका देखे है। हैं जहां सादगी ने दरबार किसी बड़ी ठहाकों से समस्या को गूंज सुलझाया हो? कहानी कमेंट्स 22 में अपने विचार नसरुद्दीन जरूर और पैसे शेयर का करें। हिसाब। मुझे एक बार आपके गांव का अनुभवों दुकानदार इंतजार बोला, रहेगा। मुल्ला, यह कहानी हमें याद दिलाती तुम हमेशा है उधार कि लेते सच्चा हो, ज्ञान अब और लौटाओगे निष्पक्षता कब? अक्सर सबसे अप्रत्याशित नसरुद्दीन ने स्थानों पर कहा, मिलते हैं। भाई, कभी मैं कभी हमें हिसाब रखता प्रकृति हूं। की ओर मुड़ना पड़ता है। तुम उसकी चिंता मत सादगी करो। और उसकी स्वाभाविक निष्पक्षता दुकानदार से ने सीखना कहा, पड़ता है, ताकि हम कहाँ रखते इंसानी हो दुनिया की हिसाब? जटिलताओं में खो चुके सत्य को नसरुद्दीन ने फिर से खोज आसमान की सकें। ओर इशारा किया और बोले, मुल्ला नसरुद्दीन ने एक वहीं गधे को ऊपर। न्यायाधीश बनाकर यह साबित अल्लाह किया सबका कि हिसाब न्याय रखता है। अपनी सबसे शुद्ध अवस्था में दुकानदार किसी पद बोला, या शक्ति का मोहताज नहीं। तो फिर मैं बल्कि भी वह अपना हमारे हिसाब वहीं भीतर की भेज उस दूंगा। आवाज में गूंजता है जो नसरुद्दीन लालच हंस और पड़े, पूर्वाग्रह से मुक्त होती तो है। ठीक है, ऊपर मिलकर अगर निपटा आपको लेंगे। यह अनूठी और प्रेरणादायक कहानी कहानी 23 पसंद आई नसरुद्दीन तो और वीडियो को मेहमान। लाइक करें,
अपने दोस्तों एक और बार परिवार नसरुद्दीन साथ के घर शेयर में करें, मेहमान आए। ताकि वे भी इस ज्ञानवर्धक नसरुद्दीन कहानी ने का लाभ बीवी से उठा कहा, सकें। जल्दी और से खाना बना ऐसी दो। ही और शक्तिशाली कहानियां बीवी सुनने के बोली, लिए चैनल को सब्सक्राइब घर में करना न आटा भूलें नहीं है। और घंटी का बटन जरूर दबाएं नसरुद्दीन ताकि बाहर कोई भी गए और कहानी पड़ोसी आपसे से छूट आटा न मांग जाए। लाए। बीवी ने कहा, नमस्कार दोस्तों, दाल नहीं है। मैं हूं आपका नसरुद्दीन अपना दूसरी कहानीकार, गली से दाल और ले आज आए। मैं आपके लिए लाया हूं एक फिर ऐसी बीवी ने कहा, दास्तान तेल जो नहीं सिर्फ है। सोने की चोरी की नहीं, नसरुद्दीन बल्कि फिर इंसान दौड़े की और फितरत, तेल ले आए। अक्ल की आजमाइश और दुनिया के आखिरकार सबसे खाना बना अलबेले और शख्स मेहमानों ने मुल्ला मजे से नसरुद्दीन खाया। की बेमिसाल सूझबूझ की है। मेहमानों ने तारीफ की।
यह कहानी आपको वाह! सोचने पर मजबूर कर देगी मुल्ला, कि सच और तुम्हारे झूठ घर के का बीच खाना की तो पतली बहुत डोर स्वादिष्ट कितनी है। आसानी से उलझ जाती है। नसरुद्दीन और हंसकर उसे बोले, सुलझाने के लिए कितनी गहरी नजर हाँ, चाहिए, क्योंकि इसमें पूरे गांव क्या का आप स्वाद तैयार मिला हुआ हैं है। एक ऐसी पहेली को सुलझाने कहानी के लिए 24 जहां नसरुद्दीन और गधे गधे की समझदारी। अनोखा था कि सदियों बाद भी नसरुद्दीन लोग उस पर अपने गधे हैरान को होते हैं। बाजार ले जा रहे थे तो अपनी सीट बेल्ट कुछ बांध लोग बोले, लीजिए, क्योंकि यह सफर देखो लंबा और दिलचस्प कितना होने मूर्ख वाला आदमी है। है। आज हम गधे उस के गांव साथ में चल रहा चलेंगे है, जहां सिर्फ उस सोना पर नहीं, बैठता क्यों बल्कि नहीं? विश्वास भी चोरी हो गया था। नसरुद्दीन गधे पर बैठ गए। धीमा संगीत, कहानी का दूसरे मुख्य लोग दृश्य बोले, शुरू। अरे भाग एक, बेचारे गधे विश्वास पर की इतना टूटी बोझ डोर। डाल दिया। यह बात उन नसरुद्दीन दिनों की गधे है से जब उतरकर उसे खुरासान की पीठ पर हरी-भरी उठाने वादियों लगे। में एक शांत और समृद्ध लोग गांव जोर-जोर से आबाद था। हंसने लगे। गांव का नाम नसरुद्दीन था बोले, सब्र गांव, धैर्य का सीख गांव। लो, दुनिया चाहे जैसा नाम में करो, ही एक सुकून आलोचना था, जरूर और करेगी। हकीकत में भी गांव के लोग बेहद कहानी शांत, 25 परिश्रमी नसरुद्दीन और एक और दूसरे बुद्धिमान पर विश्वास औरतें। करने वाले थे। एक बार गांव उनके की खेत औरतों ने सोना नसरुद्दीन उगाते से थे, पूछा, उनके बाग खुशबूदार फलों मुल्ला, से लदे रहते थे, और उनकी बताओ, सुबह मस्जिदों औरतें से ज्यादा आती बुद्धिमान अजानों होती और हैं मंदिरों या से मर्द? आती घंटियों की पवित्र ध्वनियों से नसरुद्दीन ने गुलजार मुस्कुराकर होती थी। जवाब दिया, गांव में औरतें। एक छोटी सी मस्जिद थी, औरतें जिसको खुश इमाम होकर साहिब बोलीं, की सादगी और ईमानदारी ये तो की सच कस्में है। खाई जाती थीं। लेकिन तभी उनके नसरुद्दीन पास बोले, एक पुरानी संदूक थी, क्योंकि जिसमें अगर गांव औरतें के लोगों मूर्ख ने होती अपनी मेहनत तो का मर्द कुछ कैसे हिस्सा जन्म लेते? भविष्य के लिए जमा किया था। सभी हंस पड़े। यह धन किसी कहानी एक व्यक्ति का 26 नहीं, नसरुद्दीन बल्कि पूरे और गांव आलस्य की की साझा दवा। धरोहर थी। एक आलसी उनका आदमी सपना था नसरुद्दीन कि के इस पास धन से आया और गांव के बोला, बीचों बीच एक बड़ा कुआं मुल्ला, खुदवाया जाएगा, मेरे पास काम क्योंकि हर करने की गर्मियों में ताकत नहीं पानी है। की किल्लत बढ़ जाती थी। कोई दवा बताओ। वह कुआं सिर्फ पानी नहीं, नसरुद्दीन ने बल्कि कहा, गांव की एकता और उम्मीद ठीक का है, प्रतीक बनने मेरी वाला दवा था। लो। जब भी तुम्हें आलस लेकिन आए, हर सोचना चमकती कि चीज अगर सोना तुम अभी नहीं होती, उठे तो और लोग हर तुम्हें शांत मूर्ख जगह में कहेंगे। शांति हमेशा नहीं रहती। आदमी बोला, धीरे धीरे लेकिन लोग सब्रे क्या गांव में कहेंगे, कुछ अजीब इससे घटनाएं मुझे होने क्या? लगीं। नसरुद्दीन पहले ने छोटी मुस्कुरा मोटी कर चीजें कहा, गायब होती, किसी के तो आंगन फिर से दवा भी सब्जियां, बेकार है, किसी के कपड़े धोने के लिए क्योंकि रखे बर्तन, असली बीमारी किसी की तुम्हारी बाड़े सोच से है, बकरियों के आलस मेमने। नहीं। लोग कहानी पहले तो इन 27 बातों को नसरुद्दीन नजरअंदाज और करते पैसे रहे। गिनने की कला। अरे एक बच्चा बार होगा, नसरुद्दीन ने उठा ले बाजार गया में होगा, देखा कि लोग या सिक्के गिन शायद रहे हवा हैं। से उड़ गया। लेकिन उन्होंने धीरे कहा, धीरे ये छोटी घटनाएं यह बढ़नी काम शुरू हो सबसे गई। आसान है। आप जानते लोग हैं, बोले, विश्वास एक नाजुक तो धागे की गिनकर तरह दिखाओ। होता है। एक नसरुद्दीन बार ने टूट सिक्के जाए तो गिने फिर और जुड़ता कहा, नहीं। ये तो गांव ठीक में है, फुसफुसाहट लेकिन शुरू असली हो गई। गिनती ऊपर वाले की है। आंखें एक दूसरे पर हमें शक तो की सिर्फ सुई खर्च घुमाने करना लगीं। आता है। लोग अपने कहानी दरवाजे 28 शाम होते ही नसरुद्दीन और मजबूती से जूते। बंद करने लगे। एक दिन नसरुद्दीन बच्चे बाजार अब गए, खुलकर बाहर नहीं खेलते थे। वहां उन्होंने जूते खरीदे। वह सुकून, वह बेफिक्री, घर लौटते वह समय एक जूते दूसरे तंग पर लगे अटूट और विश्वास, उनके पैर छिल सब गए। कहीं खोने लगा था। लोगों ने पूछा, गांव के बुजुर्ग चिंता में मुल्ला, थे। तुम परेशान क्यों हो? उन्होंने कई बैठकें की, नसरुद्दीन चोर को बोले, पकड़ने के लिए पहरे भी लगाए। जूते तंग हैं, लेकिन लेकिन मैं खुश हूँ। चोर कोई लोग सुराग बोले, नहीं छोड़ता था, और उसकी कैसे? हिम्मत बढ़ती जा रही थी। नसरुद्दीन बोले, यह सिर्फ वस्तुओं क्योंकि की जब चोरी मैं नहीं इन्हें थी, उतारूंगा, यह लोगों के तब मन जो से सुकून शांति मिलेगा और सुरक्षा वह की दुनिया चोरी की थी। सबसे बड़ी नेमत होगी। कैमरे पर कहानीकार कहानी एक सवाल 29 के साथ। नसरुद्दीन और काजी की दोस्तों, अदालत। क्या आपके साथ कभी एक ऐसा बार हुआ काजी है ने कि नसरुद्दीन किसी से जगह कहा, पर विश्वास कम होने लगे, तुम गवाह और बनकर छोटे-छोटे आओ। शक बड़े होते जाए? नसरुद्दीन पहुंचे आपको और क्या बोले, लगता है, ऐसे में सबसे हुजूर, पहले क्या मैं तो करना सिर्फ चाहिए? वही कहूंगा जो मेरी आंखों ने अपनी देखा राय है। हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। काजी बोले, आपके यही विचार तो मुझे गवाही है। हमेशा प्रेरित करते हैं। नसरुद्दीन बोले, कहानी वापस, तो धीमी सुनिए, संगीत जारी। मेरी आंखों ने यह भी देखा एक कि दिन कई लोग जब झूठ सूरज बोलते अपनी हैं, सुनहरी पर मैं किरणें चुप बिखेर रहता रहा हूँ। था, लेकिन गांव में काजी उदासी मुस्कुरा की गहरी दिए, चादर फैली हुई थी। मुल्ला, तब वह भयानक तुम्हारी खबर गवाही आई सबसे जिसने पूरे सच्ची गांव है। को हिलाकर रख दिया। कहानी 30 इमाम नसरुद्दीन साहिब और की सोने पुरानी की थाली। संदूक, जिसमें गांव के एक साझा अमीर सपने का आदमी ने सोना नसरुद्दीन रखा को था, खाने वह पर खाली बुलाया। पड़ी थी। उसने किसी ने सोने की रात के थाली में अंधेरे खाना परोसा मस्जिद और के बोला, पवित्र प्रांगण से उस देखो, सोने को चुरा मेरी लिया था। थाली कितनी कीमती है। वह सोना जो कुआं नसरुद्दीन खोदने ने के लिए खाना इकट्ठा खाकर किया थाली गया था, चाटनी शुरू कर वह दी। सोना जो गांव के भविष्य लोगों की ने उम्मीद कहा, था, वह सोना जो उनकी मुल्ला, एकजुटता ये का क्या कर प्रतीक रहे था, हो? अब गायब था। नसरुद्दीन बोले, यह सिर्फ चोरी नहीं थी, अरे खाना तो साधारण विश्वास था, की हत्या लेकिन थी। आप सबने थाली की इतनी यह तारीफ धर्म की का कि अपमान मैंने था। सोचा थाली ही स्वादिष्ट होगी। यह गांव की आत्मा पर किया गया पूरा घर सबसे हंसी बड़ा से प्रहार गूंज था। उठा। सुबह भाग होते 4 ही का गांव सार। में मातम सा पसर गया। इस भाग में नसरुद्दीन की लोग कहानियां इमाम और भी साहिब के घर चुटकीली के और बाहर व्यंग्यपूर्ण इकट्ठे हो हैं। गए। चाहे आंखों वह में गधे आंसू की थे, घटना हो, दिलों में दरबार गुस्सा का और मन मजाक में हो गहरी या गांव निराशा। के लोगों की आदतों पर कटाक्ष, इमाम साहिब हर खुद जगह
वे हमें सदमे यह में सिखाते हैं कि जिंदगी में उन्होंने हंसी कभी और सोचा सोच भी दोनों नहीं जरूरी था हैं। कि उनके गांव में ऐसा भी हो मुल्ला सकता है। नसरुद्दीन की कहानियां भाग 5। गांव के मुखिया चौधरी मुल्ला ने नसरुद्दीन तुरंत की शहर के कहानियां काजी हमें साहिब केवल को हंसाती बुलावा ही भेजा। नहीं बल्कि जीवन का काजी सच्चा साहिब दर्शन भी एक कराती अनुभवी हैं। और न्यायप्रिय व्यक्ति माने जाते वे थे। मजाक में ऐसी बातें कह वह जाते घोड़े पर हैं सवार जो गहरी होकर गांव सीख देती पहुंचे। हैं। उनके साथ 2-3 इस सिपाही भाग में भी हम थे। उनकी कुछ और यादगार और काजी मजेदार साहिब ने कहानियां आते ही पढ़ेंगे। जांच शुरू की।
कहानी 31। उन्होंने हर गांव वाले से और टोपी की कीमत, हर घर की तलाशी ली। एक बार नसरुद्दीन ने बाजार से नई टोपी खरीदी, लेकिन चोर ने थोड़ी बड़ी से हाथ साफ लेकिन उन्हें पसंद आई। सुराग नहीं मिला। लोगों ने कहा, न टूटे दरवाजे न निशान, ये टोपी तुम्हारे सिर पर फिट नहीं बैठती। एक हफ्ता बीत गया। नसरुद्दीन बोले, फिर दूसरा, अरे मैं तो सिर को छोटा बड़ा कर सकता हूं, नई कहानी लेकिन टोपी की कीमत कम नहीं कर सकता। कहता, शहर का कोई चोर लोग ठहाके मारकर हंस पड़े, जरूर कोई अंदर का आदमी। कहानी 32। जिसे गांव की हर गली का पुल का मामला। शक की आग अब पूरे गांव में एक टूटा हुआ पुल में ले चुकी थी। लोग उससे गुजरने से डरते बदल रही थी और पड़ोसी नसरुद्दीन ने कहा से नजरें चुरा रहे थे। डरने की कोई बात नहीं, काजी साहब मैं रोज इसी पुल से निकलता हूँ। उन्होंने कई मामलों को सुलझाया था, लेकिन यह तो किसी भी दिन गिर सकता है, कभी नहीं देखा था। नसरुद्दीन मुस्कुराए। उन्होंने अंततः हार मान ली। इसीलिए तो यह सबसे सुरक्षित है। बीचों बीच खड़े होकर उन्होंने, क्योंकि जो चीज किसी भी दिन गिर सकती है, गांव वालों, वह कई सालों तक गिरती ही नहीं। हर कहानी 33 किया। नसरुद्दीन और दावत का। लेकिन चोर को पकड़ने में मैं एक अमीर आदमी ने नसरुद्दीन को दावत पर बुलाया। मुझे अफसोस है, खाने में तरह तरह की स्वादिष्ट चीजें थी। उम्मीदों पर पानी फेर दिया। नसरुद्दीन चुपचाप खाते रहे। चारों ओर निराशा और खामोशी। अमीर आदमी ने कहा, सोने की चोरी सिर्फ तुम तारीफ क्यों नहीं कर रहे? यह गांव की सामाजिक नसरुद्दीन बोले, बनावट को तार तार कर खाना अच्छा है, लेकिन मुझे डर है कि कहीं इसका हिसाब कियामत के दिन न मांगा जाए। अब सवाल यह था, अगर न्याय के रखवाले दावत कभी मुफ्त नहीं होती तो क्या होगा? कहानी 34। कभी नसरुद्दीन और सच का आईना। क्या विश्वास की? एक बार गांव वालों ने नसरुद्दीन से कहा, इसी ने हमेशा लोगों को आईना दिखाते हो, एक कोने से क्या कभी खुद को देखा है? पहले नसरुद्दीन बोले, फिर थोड़ी तेज, हाँ, हर सुबह आईने में देखने को भुला दिया है, तभी तो मैं औरों को आईना दिखाने लायक हूँ। मुल्ला नसरुद्दीन को। कहानी 35। गांव के लोग और अनोखा तर्क। मुल्ला एक दिन दरबार में विद्वान लोग बहस कर रहे थे। अजीबोगरीब आदमी जो कभी दुनिया गोल है या चौकोर, कभी कभी बेवकूफ। नसरुद्दीन ने कहा, वह जिसके दुनिया तो मेरी रोटी जैसी जाते थे। लोग हंस पड़े। इस गंभीर मामले में कोई मदद कर सकता था? नसरुद्दीन साहिब ने भी मुल्ला का नाम सुना। कभी गोल बना लेता हूँ, कभी हमेशा मुल्ला की बातों को मजाक। असली बात यह है कि पेट भरना चाहिए, लेकिन अब कोई बहस से कुछ नहीं था। कहानी 36। नसरुद्दीन और गधा बेचने की कला। उन्होंने भारी मन से मुल्ला को नसरुद्दीन ने अपना गधा बेचने का सोचा। कैमरे पर कहानी का बाजार ले गए और ऊंची आवाज में पुकारने लगे, क्या आपको लगता है कि ऐसा गधा जो कभी मुश्किल पहेलियों का कभी रुकता नहीं, सबसे और हमेशा वफादार रहता है? लोग गधे के पास आए। नसरुद्दीन सिर्फ एक किस्सों का गधा वही बैठ गया और हिलने से भी मना कर हमें कमेंट्स में बताएं। और लोग बोले, अगर आपको यह कहानी पसंद आ रही है, तुमने तो झूठ, इसे लाइक करना न भूलें। नसरुद्दीन दोस्तों के साथ शेयर करें, नहीं वो भी मैंने सच्चाई बताई बन सके। गधा तकता नहीं वापस, क्योंकि यह पहले ही बैठ जाता है। नसरुद्दीन को जब बुलावा आया, कहानी 37। घर के आंगन में बैठकर और चोर गधे को दाना खिला रहे थे। एक रात नसरुद्दीन घर के चेहरे पर वही चिरपरिचित मुस्कान थी। किसी ने पूछा, हमेशा रहस्यमय लगती थी, मुल्ला इतनी रात को बाहर क्यों बैठे हो? न ज्यादा गम। नसरुद्दीन बोले, जैसे दुनिया की हर बात चोर के डर से पहले ही समझ लिया हो। वह आदमी बोला, काजी साहिब के सिपाही, लेकिन चोर तो घर के अंदर जाता है, बाहर नहीं। मुल्ला ने ध्यान से सुना। नसरुद्दीन हंसकर बोले, और फिर बिना मैं बाहर बैठा हूँ ताकि चोर घर के अंदर जाए और मैं आराम से बाहर। न कोई जल्दी थी न कोई घबराहट। कहानी 38। नसरुद्दीन और ज्ञान का निश्चय। लोगों ने पूछा, साहिब के पास पहुंचे, जहाँ पूरा तुम्हें लगता है कि ज्ञान भारी बोझ है, सारा गांव अब सब्र खो चुका था। नसरुद्दीन बोले, उम्मीदें टूट चुकी, ज्ञान बहुत हल्का है। लोग मुल्ला तभी तो लोग उसे किताबों में रखकर कहीं भी ले जाते हैं, लेकिन काम में बहुत कम। सारा मामला फिर से समझाया। कहानी 39। चोरी का ब्यौरा और भविष्यवाणी। अपनी असफलता और गांव एक ज्योतिषी गांव में आया और बोला, मुल्ला ने हर बात को मैं भविष्य बता सकता हूँ। उनकी आंखों में कहा अजीब सी चमक थी, तो बताओ वह कुछ तुम कल क्या खाओगे जो किसी और को दिखाई नहीं? ज्योतिषी चुप हो गया। काजी साहिब ने बोले, कहा, मुल्ला देखा ही हमारी अपना पेट का हाल नहीं जानते और दुनिया का हाल बताने चले। इस चोर को पकड़ सकते हैं? कहानी 40। मुल्ला ने अपनी लंबी दाढ़ी की हकीकत। एक बार किसी ने पूछा गई, मुल्ला हर किसी मौत से डर नहीं लगता? नसरुद्दीन मुल्ला ने कहा, अपनी आवाज में एक अजीब सा ठहराव। आदमी बोला, चोर को पकड़ना मुश्किल क्यों काजी साहिब? नसरुद्दीन ने हंसकर मुश्किल है उस सच्चाई को देखना, क्योंकि मौत से डरने का कोई फायदा नहीं, और अगर वह आएगी तो रोकेगी नहीं, और अगर नहीं आएगी तो डर बेकार जाएगा। गांव वाले एक दूसरे का मुंह देखने लगे। इस भाग में नसरुद्दीन की कहानियां और भी दार्शनिक, मुल्ला ने आगे कहा, और गहरे अर्थों वाली। मैं चोर को पकड़ लूंगा,
चाहे टोपी की बात लेकिन हो, इसके पुल लिए की आपको मजाकिया मुझ पर सुरक्षा पूरा हो, भरोसा या करना मौत होगा। के डर का और मेरे हर हर जगह जगह नसरुद्दीन हमें यह सिखाते हैं कि हंसते काजी हंसते साहिब और जिंदगी गांव को वालों के आसान पास बनाना कोई ही और असली विकल्प नहीं अक्लमंदी था। है। उन्होंने मुल्ला हामी भरी। नसरुद्दीन की कहानियां भाग 6। मुल्ला ने अपनी आंखों को गांव मुल्ला वालों पर नसरुद्दीन फेरा, की कहानियां एक-एक केवल चेहरे को हंसी का पढ़ा। साधन नहीं है, फिर बल्कि यह उन्होंने जीवन एक के गहरी सच और सांस व्यंग्य ली से और भरी कहा, गहरी "ठीक शिक्षा है।" देती हैं। तो मेरा इस पहला भाग में आदेश हम यह और है। मजेदार किस्से पढ़ेंगे जहां कहानी उनकी का चतुराई, चरम बिंदु, हास्य भाग और 1 जीवन का दर्शन अंत। झलकते हैं। मेरा पहला कहानी आदेश यह है 41 कि आज नसरुद्दीन शाम और आलू का सूरज ढलने स्वाद। से पहले गांव के हर एक बार घर से गांव में एक एक व्यक्ति आदमी मस्जिद ने में नसरुद्दीन आएगा। से पूछा, कोई बहाना नहीं मुल्ला, चलेगा। तुम्हें सबसे अच्छा खाने में क्या हर एक पसंद व्यक्ति है? को आना होगा, चाहे नसरुद्दीन वह बोले, अमीर हो या गरीब, बूढ़ा हो आलू या जवान। आदमी हैरान और हर होकर व्यक्ति बोला, अपने साथ एक छोटी सी क्यों लकड़ी आलू? की छड़ी लेकर आएगा। नसरुद्दीन हंसकर हाँ, बोले, बस एक सामान्य लकड़ी क्योंकि की छड़ी, आलू सब्जी जो में छुप उसकी कर एक रहते उंगली हैं, जितनी चाहे मोटी दाल और उसकी बनाओ बाह या जितनी गोश्त। लंबी हो। जैसे यह समझदार मेरी पहली इंसान शर्त है। चुपचाप रहते हैं, गांव लेकिन वाले जरूरी हैरान होते रह हैं। गए। कहानी छड़ी, 42 नसरुद्दीन और चोर को गधा पकड़ने पढ़ाने के का लिए काम। छड़ी का क्या काम? एक अमीर आदमी काजी नसरुद्दीन साहिब के भी पास कुछ बोलने आया और वाले बोला, थे, लेकिन मुल्ला ने उन्हें मुल्ला, हाथ के मैं इशारे तुम्हें से 100 रोक सोने दिया। के सिक्के दूंगा अगर तुम उनकी मेरे गधे आंखों को में पढ़ा दो। ऐसी दृढ़ता थी कि कोई उनसे नसरुद्दीन सवाल ने नहीं हामी कर भर पाया। दी। गांव मुल्ला ने वाले अपनी हंसने बात लगे। खत्म करते हुए कहा, और मुल्ला, जो कोई इस ये आदेश का असंभव पालन है। नहीं करेगा, उसे चोर नसरुद्दीन माना बोले, जाएगा। अगर पूरे गधा पढ़ गांव गया में तो मैं खामोशी अमीर छा हो गई। जाऊंगा, और अगर नहीं एक पढ़ा तो साधारण सब सी कहेंगे छड़ी। कि गधा मूर्ख है। मैं लेकिन नहीं। मुल्ला की चाल क्या थी? कहानी 43 क्या यह सिर्फ नसरुद्दीन और पागलपन हंसी था, की दवा। या इसके पीछे कोई गहरी एक अक्ल डॉक्टर छिपी ने थी? नसरुद्दीन से कहा, कहानीकार कैमरे मुल्ला, पर। मैं तुम्हें ऐसी दवा तो दूंगा दोस्तों, जिससे यह तुम्हें था कभी हमारी बीमारी कहानी का नहीं पहला होगी। पड़ाव। नसरुद्दीन मुल्ला हंस पड़े नसरुद्दीन और ने बोले, अपनी पहली चाल चल दी है। डॉक्टर साहब, अगर एक मैं हंसना साधारण सी सीख छड़ी, जाऊं तो मुझे लेकिन आपकी क्या यह दवा की सचमुच जरूरत चोर ही तक नहीं। ले जाएगी? कहानी या 44 मुल्ला ने सिर्फ एक नसरुद्दीन नया और खेल नमाज शुरू का किया राज। है? आपको लोगों क्या ने लगता है, नसरुद्दीन से पूछा, मुल्ला की इस छड़ी वाली चाल के मुल्ला, पीछे क्या तुम रहस्य नमाज में है? क्या मांगते हो? क्या चोर वाकई मस्जिद नसरुद्दीन में ने आएगा? मुस्कुराकर कहा, अपनी कल्पना को मैं यह उड़ान मांगता दीजिए हूं और कि हमें ऊपर कमेंट्स वाला में मेरी बताइए कि मूर्खताओं इस को माफ कहानी कर में दे आगे और क्या दूसरों होने की वाला है। अक्लमंदियों से मुझे ज्यादा और नुकसान हाँ, न पहुंचे। इस रहस्यमय सफर में मेरे कहानी साथ बने रहने 45 के लिए नसरुद्दीन हमारे और चैनल धनी को आदमी का सब्सक्राइब गुरु। करना न भूलें। एक अमीर अगले आदमी ने भाग में हम नसरुद्दीन से देखेंगे कहा, कि कैसे मुल्ला की इस अनोखी देखो, चाल ने मेरे चोर पास को इतना बेनकाब धन है करने की कि तरफ मैं जो पहला चाहूं कदम खरीद बढ़ाया। सकता हूं। तब तक के नसरुद्दीन लिए ने कहा, नमस्कार। तो जाकर नींद खरीद लो, क्योंकि तुम्हें वह सबसे कम मिलती है। अमीर आदमी चुप हो गया। कहानी 46 नसरुद्दीन और तर्क की ताकत। एक बार नसरुद्दीन से किसी ने पूछा, मुल्ला, क्या तर्क से सब कुछ जीता जा सकता है? नसरुद्दीन बोले, हाँ, लेकिन शर्त यह है कि सामने वाला तर्क सुनना चाहे, वरना तो